जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आप सभी के लिए देखिएगा जो BRO ग्रेफ का व्हीकल मैकेनिक का स्पेशल बैच है, जिसका काफ़ी लंबे समय से काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था। तो फाइनली आपके लिए व्हीकल मैकेनिक का स्पेशल बैच हमने आउट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपके व्हीकल मैकेनिक के स्पेशल बैच में जो 12 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपका ऑफिशियल सिलेबस है या फिर जितना भी आपका मिसलेनियस सिलेबस है, वो सब कुछ आपका हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बैच में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका हम जो है एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने देंगे। तो स्पेशल बैच व्हीकल मैकेनिक का अगर हम बात करें इसके स्पेशल फीचर के बारे में कि अगर इस बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटी आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले देखिएगा आपको टॉपिक वाइज और आपको मिसलेनियस क्लासेज प्रोवाइड किए जाएंगी। कहने का मतलब है कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे और उनको कवर करने के बाद उन सभी की हम करेंगे मिक्स प्रैक्टिस, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा हम करेंगे आपका कंप्लीट सिलेबस, यानी कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है और उसके अलावा जो आपका सिलेबस दिया हुआ नोटिफिकेशन में उससे रिलेटेड आपका जो बाहर का सिलेबस है वो भी हम आपका बैच में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा देखिएगा आप यदि बैच ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है और उन क्लासेस के आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको बैच ज्वाइन करना है और बैच में क्लासेस देखनी, फिर आपको जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे बस आपको वो रिवाइज करने होंगे। इन सब के अलावा थ्योरी प्लस में MCQ जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है अगर वो सब्जेक्टिव आए या फिर आपका ऑब्जेक्टिव आए, आप किसी भी तरह से एग्ज़ाम में जो है मार न खाएं। इसके अलावा डाउट सेशन भी, यदि किसी भी चीज़ को लेकर आपका डाउट होगा तो स्पेशल डाउट सेशन आपके लिए हम जो है लेकर आएंगे। इसमें आपके सभी डाउट जो है कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी हम आपका जो है लेकर आएंगे। रिवीजन क्लासेस, आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करके जो रिवीजन है वो भी आपका हम जो है कवर करवाने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी आपके जो टॉपिक हम बैच में कवर करेंगे वो सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाले हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट वर्सेस सिलेबस का चैलेंज है, यानी कि 12 जून को जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आपका सिलेबस जो कंप्लीट करने की गारंटी है वो आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। और जो ये आपकी व्हीकल मैकेनिक की भर्ती है, इससे पहले आपकी जो वैकेंसी आई थी BRO ग्रेफ में, जिसका ADVT नंबर 01/2021 था, तो वहाँ पर भी हमने स्पेशल बैच और स्पेशल नोट्स आउट किए थे, जिनसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। जैसे कि अगर हम बात करें मेसन में, हमारे 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल सिलेक्टेड हो चुके हैं, अभी ज्वाइन कर चुके हैं। और इसका जो प्रूफ है ना, आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैं जो हमने उस टाइम बनाई थी। इसके अलावा सुपरवाइजर स्टोर में हमारा एक जो कैंडिडेट है वो फाइनल सिलेक्टेड हो चुका है। स्टोर कीपर में यानी कि SKT और ड्राइव इंजन स्टैटिक DES में, क्योंकि वैकेंसी तो आपके कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आपका उस टाइम आउट किया गया था। और टोटल हमारे 123 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्पेशल बैच से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। और ड्राफ्ट वन में टोटल हमारे 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनल सिलेक्टेड हो चुके हैं। और ये जो डाटा है आपको हम क्यों दिखा रहे हैं, वो इसीलिए ताकि यहाँ पर आपको विश्वास हो सके कि जो बैच आपका हम लेकर आने वाले हैं वो यहाँ पर आपका सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। यदि बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, इस बात को बिल्कुल आप लोग नोट कीजिएगा। तो देखिए ये कुछ आपकी जानकारी है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936385526 8930638526। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और बैच में जो एडमिशन की प्रोसेस है वो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिएगा आज की जो हमारी पहली क्लास है डेमो क्लास, वो हम आपकी स्टार्ट करते हैं।
तो व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट में जो आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ पेट्रोल या फिर डीजल इंजन, और उसके बाद है चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, और नंबर 3 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन। उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम और चेसिस। यानी कि यहाँ पर इंजन को, फ्यूल सिस्टम को, ब्रेक सिस्टम को, क्लच सिस्टम को, चेसिस को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उनकी मेंटेनेंस देखभाल कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला आपका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ पेट्रोल या फिर डीजल इंजन, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ यहाँ पर देखिए हम थ्योरी का पार्ट डिस्कस करेंगे, और कुछ यहाँ पर आपके जो एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंजन क्या होता है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन क्या होता है। तो इंजन क्या होता है? इंजन एक ऐसी मशीन या फिर डिवाइस है जो एक एनर्जी के फॉर्म को, मैकेनिकल एनर्जी उसमें कन्वर्ट करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंजन कहते हैं। या फिर इंजन की जो परिभाषा है उसे हम क्या कह सकते हैं कि वाहनों का इंजन फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंजन क्या काम करता है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इंजन हम उसको किस रूप में प्रयोग करते हैं? इंजन को हम एक मशीन या फिर डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंजन की जो फ्यूल है, तो इंजन फ्यूल की जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? वो आपका इंजन कहलाता है। इंजन को ऑटोमोबाइल का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में इंजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इंजन मूल रूप से पावर यानी कि जो शक्ति होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है ऑटोमोबाइल में। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या निकल के आता है कि ऑटोमोबाइल का दिल किसे कहा जाता है? ऑटोमोबाइल का दिल कहा जाता है इंजन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑटोमोबाइल में इंजन जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाता है। इंजन अगर हम बात करें मूल रूप से किस चीज़ का काम करता है, तो इंजन मूल रूप से जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसको प्रोड्यूस करने का, उसको उत्पन्न करने का ऑटोमोबाइल में जो काम है वो इंजन के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंजन के टाइप, यानी कि इंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए मुख्यतः इंजन जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन, और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। अब ये दोनों किस टाइप के होते हैं, क्या इनकी जानकारी होती है वो सुनिए। सबसे पहले है इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो देखिए जब कंबस्टन इंजन के अंदर होते हैं तब इसे हम कहते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन। या फिर कंबस्टन और फ्यूल की जो बर्निंग होती है वो इंजन सिलेंडर के भीतर होती है। इसमें भारी मात्रा में हीट जनरेट होती है। अभी के जो सभी आधुनिक इंजन होते हैं जो गाड़ियों में लगे होते हैं, सभी इंटरनल कंबस्टन इंजन हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में इसे देखिएगा आईसी इंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आपको क्या क्या याद रखने हैं कि सबसे पहले इंटरनल कंबस्टन इंजन किसे कहते हैं? तो जब कंबस्टन इंजन के अंदर होता है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन। या फिर कंबस्टन और फ्यूल की जो बर्निंग होती है वो इंजन सिलेंडर के भीतर होती है, तब ये फॉर्म किस फॉर्म में कहलाती है? इंटरनल कंबस्टन इंजन की फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है? इसमें भारी मात्रा में जो हीट होती है, जो गर्मी होती है वो जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी के सभी जो आधुनिक इंजन है जो गाड़ी में लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो आपके होते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन के प्रकार के। और शॉर्ट फॉर्म में हम इंटरनल कंबस्टन इंजन को क्या कहते हैं? आईसी इंजन। उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। अब ये क्या होता है? तो देखिए जब कंबस्टन और फ्यूल की बर्निंग इंजन सिलेंडर के भीतर नहीं होती, जब बाहर होती है, कंबस्टन इंजन के बाहर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन।
पिछले समय में क्या होता था कि जो ट्रेन होती है तो ट्रेन में जो आपके स्टीम लोकोमोटिव इंजन और स्टीलिंग इंजन जिसे हीट किसी लैंप से दी जाती थी या अलग से फायर बॉक्स थे, उसे क्या कहते थे? वो कहलाते थे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। तो यहाँ से क्या आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सबसे पहले एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन किसे कहते हैं? तो जब कंबस्टन और फ्यूल की बर्निंग इंजन सिलेंडर के भीतर नहीं होती, जब कंबस्टन इंजन के बाहर होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिछले समय में जो ट्रेन्स होती थी तो ट्रेन्स में लगे जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन और स्टीलिंग इंजन होते थे, जिसे हीट हम किससे देते थे? किसी लैंप से या फिर किसी अलग से फायर बॉक्स वहाँ पर होते थे, तो वो कौन से इंजन होते थे? वो भी आपके होते थे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंजन में जो आपके वर्किंग फ्लूइड उपयोग किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसमें उपयोग किए जाने वाले जो वर्किंग फ्लूइड हैं वो इस प्रकार हैं। कैसे? जैसे हम एयर फ्यूल के लिए मिश्रण का उपयोग वर्किंग फ्लूइड के तौर पर करते हैं, कहाँ पर करते हैं? आईसी इंजन में, इंटरनल कंबस्टन इंजन में। तो यहाँ से हमारा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि यहाँ पर आपका जो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबस्टन इंजन, वहाँ पर हम जो एयर फ्यूल होता है तो एयर फ्यूल के मिश्रण का उपयोग हम किसके तौर पर करते हैं? वर्किंग फ्लूइड के तौर पर। अब हम देखेंगे वर्किंग फ्लूइड आपका एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के केस में। तो आमतौर पर देखा जाए तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में भी अलग अलग प्रकार के जो वर्किंग फ्लूइड हैं वो उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टीम इंजन एक प्रकार का एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है और उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो किसका उपयोग किया जाता है? वर्किंग फ्लूइड कोल का उपयोग किया जाता है इंजन को रन करने के लिए। तो यहाँ पर पहला आपका जो एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में वर्किंग फ्लूइड का, वो है आपका स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन एक प्रकार का क्या है? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है और उसमें वर्किंग फ्लूइड किसका उपयोग किया जाता है? वर्किंग फ्लूइड कोल का उपयोग किया जाता है इंजन को रन करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का सेकंड एग्जाम्पल। तो दूसरा उदाहरण एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का कौन सा इंजन है? स्टीलिंग इंजन। इसमें जिस वर्किंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है वो वर्किंग फ्लूइड गैसियस फेज में होता है। जैसे आमतौर पर सबसे अधिक एयर, हाइड्रोजन और हीलियम का उपयोग वर्किंग फ्लूइड के उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है? तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है उसका एक और एग्जाम्पल है स्टीलिंग इंजन। इसमें किस वर्किंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वो फ्लूइड गैसियस फेज में होते हैं जिसका उपयोग हम वर्किंग फ्लूइड के रूप में करते हैं स्टीलिंग इंजन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आमतौर पर सबसे अधिक एयर, हाइड्रोजन और हीलियम का जो उपयोग है वो वर्किंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इंजन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये आप एक इमेज देखिए। ये जो आपकी इमेज है ये है आपकी टू स्ट्रोक इंजन की। अब टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, स्ट्रोक के आधार पर कितने प्रकार होते हैं वो समझिए। तो सबसे पहले है टू स्ट्रोक इंजन। अब टू स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं? तो ऐसे इंजन जिनमें पिस्टन दो बार गति करता है, यानी एक बार ऊपर और एक बार नीचे आना, जिसे हम क्या कहते हैं? टीडीटी से बीडीसी तक की दूरी, उसे हम कहते हैं वन स्ट्रोक इंजन, एक स्ट्रोक इंजन। तो यह दो बार जो है दूरी तय करता है, इसीलिए ये टू स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। इन दो स्ट्रोक में एक क्या होता है? पावर स्ट्रोक होता है, जिससे इंजन को पावर मिलती है। ये ज़्यादा भारी नहीं होते हैं और यहाँ पर ऊपर जो अभी आपको हमने इमेज दिखाई थी वो सेम है आपकी टू स्ट्रोक डीजल इंजन की।
तो यहाँ पर आपका जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टू स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन होते हैं वो कितनी बार गति करते हैं, वो 2 बार गति करते हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। इस गति को क्या कहा जाता है, TDC से BDC की दूरी तय करना। ओके, और यहाँ से इस गति को तय करने में आपका एक स्ट्रोक कहा जाता है, और जब ये 2 बार आपकी दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं टू स्ट्रोक इंजन। सेकंड आपका होता है 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर में TDC से BDC 4 बार गति करता है, और इन 4 स्ट्रोक में एक क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है। यही आपका कहलाता है 4 स्ट्रोक इंजन, और यही 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, ये वजन में भारी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका 4 स्ट्रोक इंजन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं TDC से BDC तक कितनी बार गति करते हैं, वो 4 बार गति करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अगला टाइप है, इग्निशन के आधार पर इंजन के कितने प्रकार होते हैं वो समझिए। तो इग्निशन के आधार पर जो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब ये क्या होता है, तो देखिए, जब इंटरनल कंबस्टन इंजन में फ्यूल कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्नाइट होता है तब इसे हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या फिर CI इंजन कहते हैं। CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, तो क्या आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन का, इग्निशन के आधार पर पहला टाइप का। तो जब इंटरनल कंबस्टन इंजन में जो फ्यूल कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्नाइट होता है, कौन होता है, फ्यूल जो होता है कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्नाइट होता है, तब इसे हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि CI इंजन। जो सेकंड हमारा टाइप है वो है स्पार्क इग्निशन इंजन। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए, जिन इंजन में स्पार्क प्लग होता है उन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन या फिर SI इंजन कहते हैं। इन इंजन्स में जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में स्पार्क प्लग के स्पार्क से इग्नाइट होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल के आया, स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है, तो जिन इंजन में जो स्पार्क प्लग होता है, क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं SI यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। इनमें क्या होता है, तो इन इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में स्पार्क प्लग के स्पार्क से जो है इग्नाइट होता है। अगला हमारा टाइप है कि आपका जो इंजन होता है, तो उपयोग फ्यूल के आधार पर इंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो समझिए। तो यहाँ पर जो पहला हमारा टाइप है जो कि यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है पेट्रोल इंजन। अब पेट्रोल इंजन क्या होता है वो सुनिए। तो जिन इंजन में फ्यूल के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है उन्हें कहते हैं पेट्रोल इंजन। ये मोटरसाइकिल जैसे वाहन में होते हैं, इनमें स्पार्क प्लग का यूज होता है, और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का भी यूज होता है। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन के डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि पेट्रोल इंजन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिन इंजन में फ्यूल के लिए पेट्रोल का यूज होता है उन्हें कहते हैं पेट्रोल इंजन। ये आमतौर पर कहाँ पर यूज होता है, तो मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं वहाँ पर आपका यूज होता है पेट्रोल इंजन का। इनमें किस का यूज होता है, तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज होता है, और किस चीज़ का यूज होता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का जो यूज होता है वो भी किया जाता है। और सेकंड जो आपका यूज होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आपका डीजल इंजन। इनमें क्या होता है, तो जिन इंजन्स में फ्यूल के लिए डीजल का यूज होता है उन्हें कहते हैं डीजल इंजन। ये कहाँ पर यूज होता है, तो जो आपके बड़े वाहन होते हैं, बड़े वाहन जैसे कि बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, या फिर अन्य बड़े वाहनों में लगे होते हैं, इनमें फ्यूल जो होता है
फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डीजल इंजन वो होते हैं जिन इंजन्स में फ्यूल के लिए डीजल का यूज होता है, वो डीजल इंजन होते हैं। यह आमतौर पर कहाँ पर लगे होते हैं मेनली, तो जो आपके बड़े वाहन हैं, बस, ट्रैक्टर इत्यादि में। और इनमें किसका यूज होता है, इनमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है डीजल इंजन में। इसके बाद जो आपका अगला टाइप है वो है गैस इंजन। मेनली सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो पेट्रोल और डीजल इंजन है वो याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो अगला है वो टाइप भी आपको पढ़ना होगा, गैस इंजन। ऐसे इंजन जिनमें फ्यूल के लिए हम गैस का यूज करते हैं वो गैस इंजन होते हैं, जैसे कि सीएनजी इंजन। आपने गाड़ी में आजकल सुना होगा कि जो सीएनजी इंजन है वो भी यूज किए जाते हैं। तो जहाँ पर आपके इंजन में फ्यूल के लिए गैस का यूज हो वो कौन सा इंजन होगा, आपका गैस इंजन। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है सिलेंडर की संख्या के आधार पर जो इंजन के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो सुनिए। तो देखिएगा, सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सिलेंडर या फिर आपका मल्टी सिलेंडर इंजन। अब कौन कौन से किस टाइप के होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन। जिन इंजन में सिर्फ एक सिलेंडर और एक पिस्टन होता है सिंगल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है, आपको अच्छे तरीके से याद करनी है कि सिंगल सिलेंडर इंजन वो इंजन होते हैं जहां पर हम एक सिलेंडर और एक पिस्टन का यूज करते हैं। इसके बाद आपका जो अगला टाइप है वो हम मल्टी सिलेंडर इंजन का। तो ये क्या होते हैं, ऐसे इंजन जिनमें एक से ज़्यादा सिलेंडर और पिस्टन होते हैं उन्हें मल्टी सिलेंडर इंजन कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि सभी जो इंजन होते हैं वो सिंगल सिलेंडर इंजन ही होते हैं, पर ज़्यादा टॉर्क और पावर जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि यहाँ पर आपका मल्टी सिलेंडर इंजन क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेंडर और पिस्टन होते हैं वो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, और जहाँ पर एक ही सिलेंडर और पिस्टन होता है वो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है। अगर हम बात करें कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा कौन से इंजन पाए जाते हैं तो सिंगल सिलेंडर इंजन ही पाए जाते हैं। यहाँ पर हम मल्टी सिलेंडर इंजन का यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा टॉर्क और पावर जनरेट करनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूज़ के आधार पर इंजन के कौन कौन से कितने टाइप होते हैं, कैसे होते हैं वो समझिए। तो देखिए, इंजन किसी भी वाहन का सबसे अहम हिस्सा होता है, तो यह हर जगह यूज़ किए जाते हैं जहां पर आपका वाहन यूज़ होता है, चाहे वो आकाश हो या फिर पानी या फिर ज़मीन। वो कौन कौन से टाइप हैं आपके यूज़ के आधार पर वो सुनिए। सबसे पहले हमारे पास है एयरक्राफ्ट इंजन। ये कौन से इंजन होते हैं, तो एयरक्राफ्ट इंजन एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाने वाले इंजन्स होते हैं और ये अच्छी एफिशिएंसी देते हैं और पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही मेन पॉइंट याद रखना है कि एयरक्राफ्ट इंजन कहाँ पर यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट में। सेकंड, आपका जो इंजन का टाइप है वो है आपका ऑटोमोटिव इंजन। ये कहाँ पर यूज होते हैं, तो ऑटोमोबाइल में यूज़ होने वाले जो इंजन, जैसे कि पेट्रोल इंजन का आपको हमने उदाहरण दिया था, डीजल इंजन, कार में यूज़ किए जाने वाले अन्य इंजन, ये सभी कौन से इंजन होते हैं, ऑटोमोटिव इंजन होते हैं। उसके बाद आपका अगला टाइप है लोकोमोटिव इंजन। ये कौन से इंजन होते हैं, तो ये इंजन आपके मेनली होते हैं रेलगाड़ियों में, या हम कह सकते हैं कि जो इंजन ट्रेन में लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकोमोटिव इंजन। ओके, तो यहाँ पर आपको मेनली याद रखना है कि रेलगाड़ियों में जो इंजन यूज़ होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, लोकोमोटिव इंजन कहलाते हैं। उसके बाद आपका अगला टाइप है मैरीन इंजन। ये कौन से होते हैं, तो जो इंजन छोटी बोट या फिर बड़े से बड़े शिप के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैरीन इंजन। इनका साइज़ जो होता है बहुत बड़ा हो सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि शिप को चलाने के लिए आपको जो है एक बड़े इंजन की, एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए आपके ये इंजन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, एक छोटी बोट या फिर बड़े से बड़े शिप में। इसके बाद आपका अगला टाइप है स्टेशनरी इंजन का। ऐसे इंजन जिनसे जनरेटर
पंप और फैक्ट्री में मशीन चलाई जाती है उन्हें कहते हैं स्टेशनरी इंजन। ये इंजन मेनली आपके एक जगह स्थिर रहते हैं और इनका हम यूज़ करते हैं जनरेटर, पंप या फिर फैक्ट्री में मशीन को चलाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कूलिंग के आधार पर इंजन के कौन कौन से कितने टाइप होते हैं वो सुनिएगा। तो इंजन में होने वाले कंबस्टन से पैदा हीट बहुत ज़्यादा होती है और यह इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ मेटल्स जो इंजन बनाने में यूज़ किए हैं उनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी इससे कम होता है। यदि इसे ठंडा नहीं किया जाए तो इंजन पिघल जाए या कुछ डैमेज हो जाएगा। इंजन को ठंडा करने के आधार पर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है आपका एयर कूल्ड इंजन और सेकंड है आपका वाटर कूल्ड इंजन। क्योंकि देखिएगा, एक चीज़ आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी एक एफिशिएंसी होती है। तो यदि इंजन को हम ज़्यादा देर तक या फिर बिना किसी देखभाल के उसको यूज़ करते हैं तो इंजन गर्म हो जाता है। तो उस हीट को कम करने के लिए क्या कुछ आपके टाइप होते हैं, उनमें पहला आपका है वाटर कूल्ड इंजन। अब ये क्या चीज़ है? तो ऐसे इंजन जिनमें वाटर कूलिंग सिस्टम हो, जैसे कि कार और बसें, जैसे जिनमें इंजन के आसपास कूलिंग जैकेट और रेडिएटर होता है तो इंजन को हम ठंडा रख सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर कूल्ड इंजन क्या हुआ? जिनमें आपका वाटर कूलिंग सिस्टम होता है वो कहलाते हैं वाटर कूल्ड इंजन। सेकंड हमारा टाइप है एयर कूल्ड इंजन। ऐसे इंजन जिन्हें एयर हवा से ही ठंडा किया जाए तो ये एयर कूल्ड इंजन होते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल के इंजन जिन्हें एयर से ही ठंडा किया जाता है, इसके लिए इंजन के डिज़ाइनिंग में बदलाव किए जाते हैं ताकि वो हवा से ठंडा हो सके। क्योंकि जब मोटरसाइकिल चलती है तो वहाँ पर आपका जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो आपका वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके कौन से इंजन हुए? एयर कूल्ड इंजन जिन्हें एयर हवा से ही ठंडा किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़े हैं इंजन के कुछ टाइप अलग अलग चीज़ों के आधार पर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका पहला टॉपिक दिया हुआ था, ऑपरेशंस ऑफ डीजल या फिर पेट्रोल इंजन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डीजल इंजन के बारे में कि डीजल इंजन क्या है, कैसे इसके ऑपरेशन को हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो डीजल इंजन क्या है? डीजल इंजन एक मशीन है, आंतरिक दहन इंजन की मशीन है जो डीजल इंजन की रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। अगर पूछे कि यहाँ पर डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने और इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन क्या है? ये एक मशीन है। किस टाइप की मशीन? आंतरिक दहन इंजन की, जो क्या करती है? जो डीजल इंजन की रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो डीजल यानी कि कौन से इंजन पर काम करता है? डीजल इंजन पर काम करता है। डीजल इंजन में ईंधन का दहन उच्च तापमान और दहन कक्ष के अंदर दबाव के कारण होता है। इन बातों को बिल्कुल आप याद रखिएगा। यदि हम डिस्कस करें डीजल इंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिएगा, दहन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टोर की संख्या के आधार पर डीजल इंजन को हम दो प्रकार में जो है डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार में? एक है आपका 2 स्ट्रोक इंजन यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन और सेकंड है आपका 4 स्ट्रोक यानी कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इन सब के अलावा देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि डीजल इंजन के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों हम डीजल इंजन को यूज़ करते हैं। तो देखिए, डीजल इंजन के कई फ़ायदे हैं गैसोलीन या फिर पेट्रोल इंजन की तुलना में, जो कि उनसे अच्छे हैं। किससे? गैसोलीन या फिर पेट्रोल इंजन की तुलना में। अब क्यों अच्छे हैं वो सुनिए। सबसे पहले डीजल इंजन अधिक कुशल हैं, यानी कि ये अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं। डीजल इंजन अधिक टिकाऊ है, यानी कि लंबे समय तक काम कर सकते हैं। वे अधिक टॉर्क उत्पन्न करते हैं ताकि यहाँ पर आपके जो अच्छी प्रक्रिया है वो उत्पन्न की जा सके। इन सब के अलावा स्पार्क प्लग की अनुपस्थिति लागत को जो हो कम करती है, यानी कि यहाँ पर आपके स्पार्क प्लग का न होना वो आपका लागत को यहाँ पर कम कर देता है। ये कुछ यहाँ पर इसके फायदे हैं। इन सब के अलावा यदि हमसे ये पूछा जाए कि डीजल इंजन की सीमाएं या फिर नुकसान क्या क्या हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ आपको फ़ायदे मिलते हैं वहीं कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। नुकसान कौन कौन से हैं? तो डीजल इंजन
पेट्रोल या फिर गैसोलीन इंजन की तुलना में इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि उच्च गति का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं, यानी कि ये आपके तेज़ गति में जो है ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। नियमित रख रखाव की जो यहाँ पर आपको आवश्यकता रहेगी, यानी कि आपको रेगुलर इसको चेक करना पड़ता है। और ये जो होते हैं देखिए भारी होते हैं, ये कुछ आपके इसके नुकसान देखने को मिलते हैं डीजल इंजन के। अगर हमसे पूछा जाए डीजल इंजन के अनुप्रयोग, यानी कि मेनली कहाँ कहाँ पर हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, तो डीजल इंजन के कई अनुप्रयोग हैं और उनमें से कुछ जो है हम नीचे देखिएगा। डीजल जनरेटर के रूप में उपयोग करते हैं, लोकोमोटिव के रूप में उपयोग करते हैं, कृषि उपकरण में, निर्माण उपकरण में, कार्गो और क्रूज जहाज़ों में, बसों और ट्रकों में। तो ये कुछ आपके ऐसे मेनली फील्ड है जहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ आपकी चीज़ें डिस्कस की हैं डीजल इंजन के बारे में। तो यहाँ पर पहला आपका जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ डीजल या फिर पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डीजल और पेट्रोल इंजन के बीच तुलना। तो तुलना हम कुछ आपके मेन पॉइंट है जिनके आधार पर हम कर सकते हैं। पहला क्या है कि डीजल इंजन, इनका उपयोग बाहरी शुल्क आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन का जो उपयोग है वो अपेक्षाकृत हल्के कर्तव्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ पर हमें भारी शुल्क आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, किसका यूज़ करेंगे, डीजल इंजन का, और हल्के कर्तव्य आवश्यकता में किसका यूज़ करेंगे, पेट्रोल इंजन का। उसके बाद देखिएगा जो डीजल इंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि वे ज़्यादा गति नहीं करते, ये आपके कम गति वाले होते हैं। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होते हैं ये आपके उच्च गति वाले होते हैं। इसके अलावा एक और आपको हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि डीजल इंजन की लागत अधिक होती है, वहीं पेट्रोल इंजन की जो लागत है वो डीजल इंजन की तुलना में कम होती है। और यहाँ पर आपको जो रख रखाव होता है उसकी लागत भी पेट्रोल इंजन की डीजल इंजन की तुलना में कम होती है। इन सब के अलावा डीजल इंजन में जो संपीड़न आपका अनुपात होता है वो अधिक होता है 15 से 20, और यहाँ पर पेट्रोल इंजन में जो संपीड़न अनुपात होता है वो कम होता है 6 से 10। ये आपका डाटा बिल्कुल याद रखिएगा कि डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है 15 से 20, और आपका पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है 6 से 10। इन सब के अलावा जो डीजल इंजन होता है उसको शुरू करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन वहीं जो पेट्रोल इंजन है उसको डीजल इंजन की तुलना में शुरू करना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये कुछ आपके ऐसे मेन पॉइंट है जिनके आधार पर हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमने आपका कुछ पार्ट डिस्कस किया है आपकी थ्योरी का, जो कि हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया आपका इंजन, उसके टाइप और आपका डीजल इंजन के बारे में। तो यहाँ पर अब हम आपका कुछ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और क्वेश्चन हम किस सेक्शन से जो है डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ ब्रेक सिस्टम, यानी कि ब्रेक सिस्टम के बारे में कुछ आपकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले है, जब चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, वो हम करते हैं गर्मी ऊर्जा में। ठीक है, जब गाड़ी चल रही है आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर आपके जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो होती है गर्मी ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि वाहन को रोकने के लिए आवश्यक जो बल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले है वाहन का वजन, ऑप्शन बी है मंदी दर, और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, कि वाहन को रोकने के लिए जो वाहन का वजन है और जो मंदी दर है वो दोनों ही बल निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ड्रम ब्रेक नहीं है, कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ड्रम ब्रेक नहीं है। पहला है बाहरी अनुबंध ब्रेक, ऑप्शन बी है आंतरिक विस्तार ब्रेक, ऑप्शन सी है डिस्क ब्रेक, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपका ड्रम ब्रेक नहीं है। इसके अलावा बाहरी अनुबंध ब्रेक, आंतरिक विस्तार ब्रेक, ये दोनों ही आपके ड्रम ब्रेक के उदाहरण रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल का जो हैंड ब्रेक होता है वो आमतौर पर किस प्रकार का होता है, तो वो होता है आपका बाहरी अनुबंध ब्रेक।
अगला क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में डिस्क किससे जुड़ी होती है? तो वो आपकी धुरी से जुड़ी होती है डिस्क ब्रेक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ब्रेक किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जो यांत्रिक ब्रेक हैं वो आपके लीवर, घंटी, क्रैंक या फिर कैम, इन तीनों से मिलकर ही जो है आपके संचालित होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी ये सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम ब्रेक में जो सिलेंडर होते हैं तो सिलेंडर कक्ष में क्या होते हैं? सिलेंडर कक्ष में वायुमंडलीय वाल्व होते हैं, वैक्यूम वाल्व होते हैं या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पर वैक्यूम ब्रेक में जो सिलेंडर कक्ष होता है उसमें वायुमंडलीय वाल्व और आपका वैक्यूम वाल्व दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कौन करते हैं? तो जो पास्कल का कानून है, पास्कल का जो सिद्धांत है वो हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, ब्रेक संचालित करने के लिए हाइड्रोलिक दबाव बनाता है, बिल्कुल सही है। प्रणाली में तरल पदार्थ की निरंतर मात्रा बनाए रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। और हाइड्रोलिक सिस्टम से हवा को बाहर निकालने के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो जो हाइड्रोलिक आपका ब्रेक होता है उसमें मास्टर सिलेंडर ये तीनों ही कार्य करता है। कौन कौन से कार्य? सबसे पहले ब्रेक संचालित करने के लिए जो हाइड्रोलिक दबाव है वो कौन बनाता है? मास्टर सिलेंडर बनाता है। सेकंड चीज़, प्रणाली में जो तरल पदार्थ होते हैं उसकी निरंतर मात्रा कौन बनाता है? वो भी मास्टर सिलेंडर बनाता है। और उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम से हवा को बाहर निकालने के लिए एक पंप के रूप में कौन कार्य करता है? ये भी आपका कार्य करता है मास्टर सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है कि टेंडेम मास्टर सिलेंडर में क्या होते हैं? तो टेंडेम मास्टर सिलेंडर में आपको 2 सिलेंडर और 2 जलाशय देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैंड ब्रेक पर लागू होता है, हैंड ब्रेक पर कौन सी चीज़ लागू होती हैं? तो जो केवल पीछे के पहिए होते हैं ना वहीं लागू होते हैं हैंड ब्रेक पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कारक होते हैं ब्रेक की प्रभावशीलता में योगदान करते हैं, कौन कौन से? ब्रेक लाइनिंग का अक्षेत्र, बिल्कुल सही है। कार के पहिए की त्रिज्या, ये भी बिल्कुल सही है। और जूता ब्रेक पर लागू दबाव की मात्रा, तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी सही हैं कि यहाँ पर आपका जो ब्रेक की प्रभावशीलता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसमें तीनों ही चीज़ें आपके योगदान करती हैं। ब्रेक लाइनिंग का अक्षेत्र, कार के पहिए की त्रिज्या और जूता ब्रेक पर लागू दबाव की मात्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपकी सर्वोक्रिया क्या है? सर्वोक्रिया है ब्रेकिंग ब्लॉक का जो प्रवर्धन होता है वो कहलाता है आपका सर्वोक्रिया। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पावर ब्रेक द्वारा क्या लगाया जाता है? तो पावर ब्रेक द्वारा जो विद्युत ऊर्जा होती है वो आपके लगाई जा सकती है। ओके, तो देखिए ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ब्रेक सिस्टम से हवा निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ब्रेक सिस्टम से हवा निकालने की जो क्रिया होती है वो आपकी होती है ब्लेडिंग, BLEEDING, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि खून बह रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया हुई? ब्रेक सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया आपकी ब्लेडिंग प्रक्रिया कहलाती है। ओके जी, तो ये थी आपकी देखिएगा व्हीकल मैकेनिक की पहले क्लास आपकी डेमो क्लास के रूप में स्पेशल बैच के लिए। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ पर इसी तरीके से जो स्पेशल बैच आपका होगा उससे हम आपका जो थ्योरी का पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, जो MCQ है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको एग्जाम के लिए इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आपका चाहे कौन सा भी सेक्शन हो, MCQ हो, थ्योरी हो, एक भी जो है टॉपिक आपका नहीं बचेगा। तो क्लास कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आप स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर स्पेशल नोट्स लेना चाहें, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। इन सभी के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8936 ओके, तो ये थी आपकी एक जानकारी। और आगे की हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।